सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने देखा होगा अभी तक परीक्षा मंथन की सीरीज़ का जो है यह मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ का यह पार्ट 2 का आखिरी वीडियो है। आप लोग ज़रूर इसको देखिए बढ़िया से, ये परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है करंट अफेयर्स की पूरी लंबी लिस्ट पड़ी हुई है और परफेक्शन आईएएस का सेट भी डाला जा रहा है। आप उसको बराबर देखते रहिए क्योंकि परीक्षा का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए ये सारे के सारे प्रश्न हैं। स्पीडी से बिहार की जो सीरीज़ है उससे देखिए 1000 प्रश्न हैं। मुझे पता है पूरा कि अगर 12 से 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के या 5-7 प्रश्न भी आते हैं तो उससे बाहर नहीं हो सकता है एक भी प्रश्न। ठीक है, उसको बार बार देखिए, अभ्यासरत रहिए उसमें। और हमारा जो है ये अभी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज चल रहा है, इसको आखिरी वीडियो है, इसको बार बार देखिए। और कल से जो है परीक्षा मंथन की बिहार की वीडियो डाल दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा तो करंट अफेयर्स के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, या किसी चैनल को देखने से बेहतर है आप कि इसको बार बार पकड़े रहिए और इसी को देखते रहिए और आपका जो है अच्छा परीक्षा जाएगा, अच्छा जरूर स्थिति रहेगा परीक्षा में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। जानते हैं कि ब्रिक्स का गठन 2008 में 9 में हुआ था और 10 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है। ठीक, पहली जो है वह अफ्रीका में हुई थी इसकी बैठक, और जिस तरह से मतलब अल्फ़ाबेट में क्रम है उसी तरह से देश का भी क्रम आते रहता है। तो इस बार जो है 13वां शिखर सम्मेलन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। इस वर्ष जो है ब्रिक्स सम्मेलन का थीम, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का थीम जो है यह आम सहमति है तो ब्रिक्स के बीच सहयोग था। ठीक ना, ब्रिक्स @ इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस था। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS के अनुसार होता है और देश की सर्वोच्च नेता करते हैं। अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री या कार्यपालक रूप से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस देश के करते हैं। भारत वर्ष 2021 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस साल जो है 2021 में भारत कर रहा है अध्यक्षता। भारत ने इससे पूर्व जो है 2012 और 16 में किया। इससे पहले गोवा में हुआ था, आप लोग को पता होगा। इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया, अर्थात ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेल्स बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड को वैश्विक सुधार के बाद ब्रिक्स देशों के द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बिल्ड बैक रेसिलेंटली एंड इनोवेटली क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ साथ संपन्न हुआ है। इसके अलावा 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिक तत्वों पर बल दिया है। याद रखिएगा, कह देगा कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स में इस बार किस महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखी गई थी। तो बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स ऑन मल्टीलैटरल जो है सिस्टम, इसमें सुधार किया जाएगा। दूसरा, आतंकवादी विरोधी सहयोग, काउंटर टेररिज्म को मतलब किया जा रहा है, कॉपरेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। सतत विकास जो है SDG को तो लक्ष्य में रखा ही जाता है। डिजिटल तकनीक को लक्ष्य में रखा गया है और लोगों से लोगों का आदान प्रदान, इनहेंसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि आपसी समन्वय की भावना बढ़ेगी। ठीक है, हरित हाइड्रोजन पर पहला शिखर सम्मेलन, यह भी बहुत VVI है, ध्यान रखिएगा। 22 से 23 जून 2021 को क्या हुआ कि भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन पहल की शुरुआत की है। तो ये पूछेगा कि हरित हाइड्रोजन पहल की शुरुआत किस शिखर सम्मेलन की देन है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय चली थी ये। इस कार्यक्रम में ग्रीन हाइड्रोजन पहलों पर विचार किया गया है। विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन या मतलब जो जीवाश्म पेट्रोलियम को घटाना और इसके जगह पे जो अभी के समय में जो है इथेनॉल का जो ये प्रयोग बढ़ रहा है, ये ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी है। इंडिया को किसने ये टेक्नोलॉजी दिया है? ब्राज़ील, याद रखिएगा। ठीक है, इथेनॉल का जो इस्तेमाल पेट्रोलियम में हो रहा है या पेट्रोलियम की जो नई स्थिति है, जो जैव ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब जैव ऊर्जा की जगह जो है आधुनिक समय का जो है ये जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक रूप में जो इथेनॉल एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ये सब ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी देशों ने भाग लिया है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देशों में हो रहे नवीनतम घटनाओं पर अपनी अंतर्दृष्टि और प्रोफेशनल विचार को साझा किया है। ठीक है, भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन मार्च 2021। तो याद रखिएगा, दोनों देशों के बाद बहुलवाद, कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सतत विकास, व्यापार, नवोन्मेष जिसको इनोवेशन कहते हैं आप लोग, और शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 5G टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है, जो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है, यह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है 2010 से। 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग,
जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कई गुना ज़्यादा क्षमतावान होता है अभी जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इस पर पहल चल रही है चूँकि बहुत सारे देश के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें जापान, चाइना है और अमेरिका है, जैसे क्षेत्रों में संबंध के विचार और विस्तार की इच्छा जताई गई। इससे क्या होगा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है रियल टाइम में अपना बेनिफिट पा पाएगा और भारत में जो है इससे डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होगा क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए। अब ईरान की जो है फरजात बी गैस फील्ड जो है इस पर ध्यान देना है। मार्च 2021 में भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि ईरान की फरजात बी गैस फील्ड भारत से बाहर हो गया है, ठीक है। और वर्ष 2002 में इस क्षेत्र की खोज के लिए ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया के द्वारा भारतीय संघ के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। ONGC को अगस्त 2008 में यहाँ गैस भंडार मिला था। तो याद रखिएगा, ये कहेगा अगर कि फरजात बी गैस पाइपलाइन से भारत की कौन कौन सी कंपनियाँ जुड़ी हुई थी, जिससे फिलहाल भारत जो है बाहर हो गया ईरान वाला मुद्दा को लेकर के, और चाइना का हस्तक्षेप वहाँ बढ़ता जा रहा है। चूँकि अमेरिका के प्रति सहयोग नीति होने के कारण जो है ईरान भारत से मुँह मोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो अनुबंध था फरजात बी गैस पाइपलाइन से, उससे भी भारत को तत्काल के लिए हटना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें ONGC, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है, ये दोनों कंपनी थी, ठीक। 2008 में यहाँ गैस का भंडार का पता चला है। गैस क्षेत्र की खोज के आधार पर इस क्षेत्र की व्यावसायिकता की घोषणा के पश्चात 2009 में इस अनुबंध को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारतीय तेल संघ क्षेत्र के विकास के लिए अनुबंध को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 75% सौदे को मई 2018 तक अंतिम रूप दे दिया गया, परंतु मई 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु समझौते से हटने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की बहाली के बाद संघ और राष्ट्रीय ईरानी तेल कंपनी के बीच वार्ता टूट गया है। जानते हैं आप अच्छे तरह से कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जनवरी 2020 में भारत को यह जानकारी दी गई कि निकट भविष्य में ईरान स्वयं इस क्षेत्र का विकास करेगा और भविष्य के कुछ चरणों में भारत को उचित रूप से शामिल करना चाहेगा। वैसे आश्वासन तो दिया गया, लेकिन देखिए इस पर कहाँ तक कदम हो पाता है। इस कदम के पीछे होने का कारण क्या है? चीन का ईरान में प्रभुत्व बढ़ रहा है, ईरानी सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन किया गया है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध है, इसके चलते है भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर चुका था। यह ईरान के साथ भारत की ऊर्जा संबंधों को एक झटका है। ONGC विदेशी लिमिटेड ने इस क्षेत्र की खोज की थी, ठीक है। आगे चलिए, और ये चल रहे सहयोग का हिस्सा था। ONGC ने इस परियोजना में लगभग $100 मिलियन निवेश कर दिया था, जिसका घाटा भारत को सहना पड़ेगा। फरजात बी गैस फील्ड के जरिए भारत ईरान संबंधों में सुधार कर सकता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो है ईरान से कच्चे तेल का आयात प्रभावित हुआ है। भारत के लिए ईरान के साथ संबंध बनाए रखना पश्चिम एशिया में भारत की संतुलन की नीति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखिएगा, फरजात बी गैस पाइपलाइन जो है यह भारत के लिए जो है ONGC का निवेश जो हुआ था इसमें, ये अभी घाटा का सौदा बनता चला जा रहा है। ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाया है, ठीक है, 10 गुना बढ़ाया, $600 अरब हो गया है। चीन की ईरान में उपस्थिति भारतीय निवेश के लिए संकट पैदा कर रही है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने इससे पहले चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। याद रखिएगा कि कहेगा कि चाबहार लिंक परियोजना और फरजात गैस पाइपलाइन से भारत को अलग करने वाला देश कौन सा है, या उसके प्रस्ताव को खारिज करने वाला देश कौन सा है? ईरान है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग देखिए ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 27 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच क्या हुआ है? 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 का आयोजन किया गया है, जिसका विषय 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास और अनिवार्य चुनौतियों और आगे का रास्ता केंद्रित करना है, ठीक है। चलिए, विशेषकर अभी इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे जिस भी तरह का बात हो। अभी आप जान रहे हैं कि खास करके क्वाड जो बना है वो स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पवन ऊर्जा का भरपूर स्रोत है, और दूसरा क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन से आप एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों कंटिनेंट से जुड़ सकते हैं। इसके चलते जो है यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ या आयात निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, तो ये सारे दृष्टि से अच्छा है। तीसरा है कि यहाँ पर बहुत सारा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक, बहुत सारे नौसैनिक बेड़े हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा द्वीप होने के कारण जो है यह सभी देशों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। चलते हैं, विदित हो कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। याद रखिएगा कि ये वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है। 2018 में पहली बार आयोजित हुआ था। अगर ये पूछा जाएगा कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये कहिएगा 2018, ठीक है। पैसिफिक रीजनल डायलॉग कब से हुआ था? 2018, ठीक है। चलिए, ये सारे के सारे ईस्वी पर ध्यान देना है, कब पहली बार बैठक हुआ था। विषय के साथ
आयोजित किया गया था। व्यापक विषय के साथ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 में 8 विशिष्ट उपविषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देखिए ये 8 विषय क्या है। इंडो पैसिफिक समुद्री रणनीतियाँ, समग्रता, विचलन, अपेक्षा और आशंका। ठीक है। दूसरा है समुद्री सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए अनुकूल रणनीति। ठीक है। जानते हैं कि यह बहुत ज़्यादा फायदे का विषय है और चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, इसी कारण जो है क्वाड के देश इस पर लगे हुए। बंदरगाह के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी के विकास की रणनीति, सहकारी समुद्री क्षेत्र जागरूकता रणनीतियाँ, कानून आधारित इंडो पैसिफिक समुद्री आदेश के बारे में कानून के बढ़ते हुए दायरे का प्रभाव, क्षेत्रीय सार्वजनिक नीति, निजी सामुद्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा समन रणनीति और समुद्र में मानव रहित समस्याओं का निपटान। याद रखिएगा समुद्री क्षेत्र में होने वाले किसी भी गतिविधि को देखने के लिए एक समझौता होता है अनक्लॉस। ठीक, आपको पता करके कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि अनक्लॉस की बैठक, अनक्लॉस का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका कब गठन किया गया था। ठीक है। इस वीडियो में जो है अब ये सारे अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक ख़त्म हो गए हैं और ये जो है फ़िलहाल 6 महीने का जो है आपको बहुत अच्छा मतलब इसमें कंटेंट दिया हुआ है। आप इन सारे वीडियो की सीरीज़ को बार बार देखें, रिवीजन करते रहें और हमारी आने वाली परीक्षा मंथन की सीरीज़ और परफेक्शन आईएएस की डेट जो सेट अगली जो सेट आएगी करंट अफेयर्स की और प्रैक्टिस सेट की, उस पर भी लगातार बने रहिए और कुछ नए कंटेंट के साथ हम लोग आप सबों के बीच लगातार आते रहेंगे। ठीक है। प्यार देते रहिए, इसी तरह से शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।